स्वागत है आपका विवेक क्लासेज के अंदर। आज हम फिर से इसी चैप्टर के अंदर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज हम गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे बनाए उनको, ये चीजें सीखेंगे। हम जो रेखा, जो हम प्रकाश की किरण को ले रहे थे, उसको एक रेखीय दिशा में मान रहे थे, ठीक है, वो आज कैसे परावर्तित होकर के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, इस बारे में हम सीखेंगे। तो कुछ फिक्स नियम है दोस्तों, जो हम दो चार रे डायग्राम उससे देखेंगे, तो जिससे कि हम दो चार किरण जो प्रकाश से उस दर्पण पर कहाँ कहाँ गिरे ताकि हमें क्या मिले, उसका प्रतिबिंब मिले, उनके बारे में हम जानेंगे। तो हम चार चार केस के बारे में स्टडी करेंगे। चार केस हम अवतल दर्पण के लिए यानी अभिसारी दर्पण के लिए। देखो दोस्तों, अवतल दर्पण जो है वो क्या करता है, आने वाली प्रकाश किरणें जो परावर्तित होकर के वापस जाती है, तो उनको क्या करता है, एकत्रित करने का काम करता है, उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वो जो क्या करता है, आने वाले प्रकाश को फैला देता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम अभिसारी और अपसारी दर्पण या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कैसे कैसे जो दो दो रेखाएं लेंगे जिसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे, वो कैसे बनता है, तो वो कौन कौन सी रेखाएं हैं जो हमें लेनी चाहिए जिसे हमारा प्रतिबिंब बन सके। दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ प्रकाश को एक सरल रेखीय गति में मान करके चलते हैं और उससे एक किरण लेकर के हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। एक या दो या चार या ऐसे किरण लेकर के हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। हम संपूर्ण प्रकाश के पुंज को लेकर के प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करेंगे, क्यों दोस्तों, वो थोड़ा मुश्किल होता है। जब रियल हकीकत में जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तब क्या होता है, प्रकाश का एक पुंज होता है। लेकिन हम यहाँ जो डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या होगी, एक या दो किरणें या तीन किरणें अधिकतम होगी। तो दोस्तों, वो किरणें कहाँ से निकलेगी और कैसे कैसे एक दूसरे को काटे, इन सब बातों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो गोलीय दर्पण से सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में जब एक नंबर केस की बात करते हैं, इस केस में क्या करता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, किस पर, अवतल दर्पण पर, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष से जो मुख्य अक्ष को काटती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। अब बात समझ में दोस्तों, ये हम फोकस की परिभाषा पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये प्रकाश किरण क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तथा अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष से फोकस से गुजरती है। ठीक है, ऐसा इसमें बोलते हैं कि गुजरती है, और उसमें उत्तल दर्पण में क्या बोलते हैं, गुजरती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, हम उसकी अलग से भी चर्चा करेंगे। अब हम देखो, एक पहली किरण हमने क्या देखा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, वो क्या करती है, फोकस से गुजरती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण को क्या करेंगे, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये बात आपको समझ में आई। देखो, फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण पर जब गिरती है, तो परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर है। ऐसे दोस्तों, तीन नंबर केस के अंदर जब कोई प्रकाश किरण कैसे आती है, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, कैसे, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद में वह उसी पथ पर लौट जाती है। ये दोस्तों सारी की सारी जो हमने नियम सीखे थे ना दर्पण से, ऐसे जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है इस पर, ठीक, यहां हमने कोई अभिलंब मान लिया, तो जब कोई आती है प्रकाश किरण, जैसे ये कोई प्रकाश किरण आई तो ये गई, तो ये कोण आई, हमने परावर्तन के नियम के अंदर पढ़ा था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, और ये अभिलंब जो नॉर्मल हमने बनाया, वो इस दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम देखते हैं, अगर यहां से हम इस दर्पण के ऊपर, ये एक त्रिज्या हो जाएगी इसकी वक्रता केंद्र से, जब यहाँ पर दर्पण पे कोई अभिलंब डालेंगे, ठीक है, जब कोई रेखा खींचेगी तो वो क्या करेगी, अभिलंब का काम करेगी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। अगर ऐसा हुआ तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ऐसा ही दोस्तों, इसी के अंदर जब यहां पर आएगी, तब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के क्या बनाएंगे, एक ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब, क्योंकि यही क्या है, इसकी अवतल दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो ये इसके ऊपर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये क्या किसका काम करेगी, इस किरण के लिए अभिलंब का। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होगा, तब यह प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने अगर यहां पर कोई अभिलंब डालेंगे, जैसे ये त्रिज्या है तो ऐसे अभिलंब यही डलेगा। ठीक है, लेकिन ये किरण तो है, ये प्रकाश की जो किरण है ये अभिलंब के साथ ही आई है। अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए आई है, सॉरी कोण आई की अगर हम बात करें तो कोण आई कितना है, 0 डिग्री। तो कोण आर भी कितना होगा हमारा, 0 डिग्री। ये बात आपको समझ आई। जो किरण अभिलंब के समानांतर या अभिलंब पर आती है वो वापिस उसी पथ का अनुसरण कर जाती है। तो ये अभिलंब से होते हुए थी, इसलिए अभिलंब से होते हुए भी वापिस गुजर गई। तो ऐसी प्रकाश किरण जब वक्रता के अंदर से होकर के आती है तो वापिस वक्रता के अंदर से होते हुए निकल जाती है। अब हम चौथे केस की बात करते हैं दोस्तों। जब कोई प्रकाश किरण कहां पर आपतित होती है, सीधी पोल पर, कहां पर, सीधी ध्रुव पर। ठीक है, तो दोस्तों यहां वाला ये जो मुख्य एक्सिस इसका क्या है, अभिलंब हो गया। ये हमने पहले भी सीखा था कि जो नॉर्मल है ये अभिलंब का काम करेगा अभिमुख्य एक्स। ठीक, तो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी आई, उतना ही परावर्तित कोण क्या हो जाएगा, आर। तो जब ध्रुव पर, पोल पर जो जितना कोण बना करके आती है मुख्य अक्ष से दूसरी ओर, उतना ही कोण बनाते हुए वापिस चले जाती है प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में। तो दोस्तों ये थी अवतल दर्पण से कैसे कैसे रेखाएं वापिस जाती है, कैसे कैसे प्रकाश जो है वो परावर्तन के बाद में वापिस जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसे ही बात करते हैं किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, ये प्रकाश को क्या करता है, अपसारित करता है ये। ठीक है, डाइवर्ज करता है। और ये क्या करता था, कन्वर्ज करता, अभिसारित करता था, इसलिए इसका अभिसारित दर्पण था, नाम था इसका, और इसका अपसारी दर्पण है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहां पर भी वही परावर्तन वाले नियम। इसके लिए अभिलंब या नॉर्मल ये वाला हो जाएगा। ठीक, जब ये वाला कोण आई तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, आर। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये वाला, यहां पर भी वही नियम लागू हो रहे हैं जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सीखे थे। दूसरे केस के अंदर जब कोई प्रकाश किरण कहां आती है, फोकस पर आती है। कहां आती है दोस्तों, फोकस पर आती है। तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर ये आती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो इसके लिए कैसी हो रही है, यहां पर जैसे ये फोकस पर आने वाली थी, इस दर्पण अगर बीच में नहीं आता तो यहां पहुंचती। आई बात समझ में दोस्तों। अब हम फिर वही बात करते हैं कि जब वक्रता के अंदर पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद में कहां पहुंच जाएगी, वापिस उसी पथ का अनुसरण करेगी। ठीक है, अब हम यहां पर फिर बात करते हैं कि जब कोई पोल पर आ रही हो, क्या आ रही हो, पोल पर आ रही हो, तो वो कहां पहुंच जाएगी, वापिस पोल के साथ उतनी डिग्री का कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष से। ये कोण आपतन किसके था, ये नॉर्मल का काम करेगा। अभी कैसा हो जाएगा, ये अभिलंब है, मुख्य अक्ष कैसा काम कर रही है, अभिलंब का। जो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए वापिस चली जाएगी। तो ये था दोस्तों एक रेखा, जो इसके ऊपर हम डायग्राम बनाने के लिए, ये क्या था, इसका बेसिक ये आधार है कि इन दर्पणों से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो उनमें ये दो दो रेखाएं हम लेकर के उससे क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अवतल दर्पण के सामने जब दोस्तों कोई वस्तु अनंत पर हो, कैसे हो, अनंत पर हो, तो अनंत पर जब कोई वस्तु है तो सारी की सारी जो प्रकाश किरणें होगी वो हमारी क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो हमने दोस्तों दो प्रकाश किरण मानी है, दो प्रकाश किरण लेकर के हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, एक हमने मुख्य अक्ष के ऊपर ले ली और दूसरी मुख्य अक्ष के नीचे ले ली, जो इसके क्या आ रही है, समानांतर आ रही है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद में ये कहां से निकल रही है, फोकस से। ये फोकस को एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ये दोनों जहां पर काटती है वहां पर क्या बन जाता है, हमारा प्रतिबिंब बन जाता है दोस्तों। तो ये वाला प्रतिबिंब बहुत छोटा सा प्राप्त हुआ है हमें। जैसे हम क्या करते हैं, किसी जैसे अनंत पर क्या है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है, समानांतर होती है एक दूसरे के। तो हमने क्या बनाया, समानांतर प्रकाश किरणों को बनाया, उनको अवतल दर्पण से परावर्तित करवाया। परावर्तन के बाद में वो क्या करती है, फोकस पर मिलती है या फोकस पर एक दूसरे को काटती है। तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां पर ये काटती है वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर ये प्रकाश किरणें ऐसे आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर ना आकर के प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर आएगी, तो वो इस दर्पण से
परावर्तन के बाद में कहां जाकर के काटेगी, इसी तल के अंदर काटेगी, इसी तल के अंदर काटेगी, फोकस तल के अंदर काटेगी, यहां नीचे कहीं काट सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर ना आकर के अनंत से कोई प्रकाश किरणें आती है तो वो कहां काटती है, फोकस तल में। यानी ये यहां पर एक तल बनेगा, उसी तल के अंदर काटती है, ना इधर और ना इधर। तो हम जानते हैं कि अनंत पर जब कोई वस्तु हो, कहां पर हो, अनंत पर, तो वो कहां पर, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। है बात समझ में दोस्तों। अगर अनंत पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां मिलेगी, एफ पर मिलेगी, हमें फोकस पर मिलेगी या फोकस से तल में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अनंत पर ना होकर के वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। कहां पर दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। ये अनंत वह कहां पर हो, वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, तो हमें कहां प्रतिबिंब मिलेगा इसका, देख तो हम एक किरण ऐसी लेते हैं कि जो मुख्य अक्ष से समानांतर आ जाए, कहां से, मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाए, और दूसरी किरण लेते हैं कि फोकस से गुजरे। तो हम जो फोकस से गुजरने वाली किरण होगी उसको हम जानते हैं कि वो क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। लेकिन ये जो समानांतर आ रही है वो उस कहां से निकलेगी, फोकस से होकर के निकलेगी। ये दो किरणों से ही हम क्या बना रहे हैं, ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरा का पूरा प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, यहां से भी तो दो किरणें निकलेगी, यहां से भी, प्रत्येक बिंदु से ऐसे किरणें निकलती जाएगी और वो इन नियमों का पालन करते हुए जाएगी। ठीक है, इन नियमों से उसकी पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, इमेज बनती जाएगी। तो हम यहां से उसके सिर से, हेड से दो किरणें लेते हैं जिससे इसका क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर वाले लेते हैं जो फोकस से गुजरेगी। अब ये दोनों जहां पर काटेगी वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये इस बिंदु पर काट रही है तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा। देखो दोस्तों, कहां पर मिल रहा है, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में। कहां पर मिल रहा है, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए कहां मिल जाएगा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में मिलेगा प्रतिबिंब में। ठीक है, ये हम जो पहले लिख रहे हैं वो वस्तु की स्थिति बता रहे हैं, और ये जो बाद में लिख रहे हैं वो किसकी बता रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे हमने देखा था ये किरणें जो है ये वास्तव में यहां काट रही है, यहां पर वास्तव में काट रही है। ठीक है, तो यहां से बिंदु के आकार का, जब अनंत पर हो तो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का वास्तविक बनेगा। ये किरणें वास्तव में काट रही है। यहां अगर आप कोई पर्दा लगाते हो तो उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे बोलते हैं वास्तविक, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, यहाँ कोई न कोई प्रकाश किरण होती है, अगर उनको हम पर्दे पर प्राप्त करना चाहें तो वो हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। अब इनके लिए भी देखो, ये क्या बन रहा है, उल्टा। क्या बन रहा है, उल्टा, और वस्तु की तुलना में छोटा। वस्तु की तुलना में क्या बन रहा है, छोटा। तो ये इसकी प्रतिबिंब की विशेषता हो जाएगी। कैसा बनेगा, उल्टा। कहां बनेगा, जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो कहां बन जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, यहां पर वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, कई बार काटती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। ठीक, इसमें क्या है, हमने वस्तु को कहां रखा है, वक्रता केंद्र पर। धीरे धीरे पास में लाते जा रहे हैं, कहां लेकर आगे, वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र पर है तो एक प्रकाश किरण ले लो मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरी ले लो फोकस से जाने वाली। ठीक है, ये हमने क्या ले ली, फोकस से जाने वाली। अब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण है वो कहां से, फोकस से वापस से गुजरेगी। दूसरी हमने जो फोकस पर ली वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, तो ये जहां पर काटेगी वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र पर ही मिल रहा है। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पर मिलता है, वक्रता केंद्र पर ही। आया सुनिए दोस्तों, तो ये कैसा हो रहा है, देखो ये सीधा है, ये उसकी उल्टी बन रही है, प्रतिबिंब उसका उल्टा बन रहा है। दूसरी बात, ये जितने आकार का है प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है। ठीक, तीसरी बात, ये यहां पर वास्तव में काट रही थी इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिबिंब की विशेषता क्या हो जाएगी, बराबर आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, और बराबर आकार का, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली कंडीशन की बात करते हैं, जब हम किस वस्तु को कहां रख देते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में।
तो अब हमें दो कौन सी किरणें लेनी चाहिए। ठीक है, अगर दो किरणें हम एक तो ये भी ले सकते थे, जैसे एक इसके समानांतर वाली ले ली और दूसरी हमने क्या लिया दूरों पर डाल दी। जो दूरों पर जाएगी वो उतने कौन से वापस परावर्तित हो जाएगी, और एक क्या जाएगी समानांतर है वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, ये जहां पर काटेगी वहां पर हमारा क्या मिल जाएगा प्रतिबिंब। तो एक दूसरे को यहां पर काट रही है तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा प्रतिबिंब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। ये कैसा है, कहां पर है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। तो हमें प्रतिबिंब कहां मिल रहा है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। कहां मिल रहा है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में मिल रहा है। आया समझ में दोस्तों, ये इन्फिनिटी अनंत का साइन होता है। ठीक है, अनंत का साइन इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये कहां पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट है। तो मिल कहां रहा है हमें, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में मिल रहा है। तो ये बात यहां तक आपको समझ में आएगी दोस्तों। अब हम ऐसी बात करते हैं कि जब ये कहां पर हो जाएगा, फोकस के ऊपर आएगा फिक्स। अब अगली कंडीशन ये बनती है कि हम कहां बनाए इसको, फोकस पर बनाए। जैसे हम इसको क्या बना देते हैं, फोकस पर बना देते हैं। ठीक, तो अगर फोकस पर हुआ तो जाने वाली किरणें कहां पर मिलेगी, अनंत पर दोस्तों। ठीक, हम इसका ये फोकस मान लेते हैं, इसका ये वक्रता केंद्र मान लेते हैं। ठीक, अगर यहां पर वस्तु है, ठीक, तो ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर है एक प्रकाश किरण, और दूसरी इस ध्रुव पर डाल देंगे। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समानांतर है कि वो कहां से निकलेगी, फोकस से, ऐसे कही दोस्तों। और ये जो इतना ही कोण बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये किरणें हमें दिख रहा है कि ये कहां पर मिलने वाली है, अनंत पर मिलने वाली है दोस्तों। तो जब कहां पर होता है, हम देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा, अनंत पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम बात करते हैं एक केस और की, जो फोकस व पी के बीच में हो, फोकस व दोनों के बीच में हो। अगर हमारी वस्तु फोकस व दोनों के बीच में हो, ये हमारा फोकस मान लेते हैं हम। ठीक, ये वक्रता केंद्र, अगर वस्तु को यहां रख दे, इस जगह रख देते हैं हम। ठीक, तो एक प्रकाश किरण तो जाएगी हमारी, दो प्रकाश किरण लेने के लिए एक को यहां डाल देते हैं, ये डाल दिया हमने। ठीक, और दूसरी डालते हैं इसके ऊपर मुख्य अक्ष के समानांतर, जो ऐसे आई इस पर सीधी पी पर, वो कैसे जाएगी, इस साइड में ऐसे। ठीक, लेकिन जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो हम जानते हैं कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दोस्तों हम देख रहे हैं ये किरणें आगे जाकर के फैल रही है, यानी ये कहीं पर नहीं मिलने वाली। अगर ऐसी किरणें जो आगे जाकर के फैलती है वो अगर कहीं पर नहीं मिलती, तो उनको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो पीछे कहीं न कहीं मिल जाए। हाँ दोस्तों, ये पीछे मिलने वाली है कहीं न कहीं। ठीक, यहां इनका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला प्रतिबिंब कैसा रहेगा हमारे लिए, देखो दोस्तों, ये प्रतिबिंब सीधा है। जब स्थिति क्या है वस्तु की, स्थिति क्या है वस्तु की, फोकस व पोल के बीच में, फोकस व पोल के बीच में, तब हमें क्या मिल रहा है, दूसरी तरफ कहां मिल रहा है, दर्पण के पीछे। ये याद रखना दोस्तों, एक स्थिति ऐसी है ये हमारे सामने जब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। दूसरा, वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, हमारा इमेज हमारी जो है वो वस्तु से बड़े आकार की बन रही है दोस्तों। ठीक है, वो स्थिति कौन सी है, फोकस व ध्रुव के बीच में वस्तु को रखें तो। ये बात आपको समझ में आई। ये कैसा है, आभासी है, यहां पर कोई प्रकाश किरण नहीं मिलती, मिलती हुई कैसी होती है, प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा रहेगा, आभासी है, बड़े आकार का है। दूसरा, इसको आभासी है, बड़े आकार का है, और कैसा है, सीधा है। ये इसकी प्रतिबिंब की विशेषता हो गई। इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब है। तो दोस्तों हमने जाना अवतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। हमने ऐसी 6 स्थितियां देखी है जहां जहां हम वस्तु को रख सकते हैं, वहां से हमें प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिएगा आप इन क्लासेज को। आपको कहीं भी समझ में ना आए, प्रॉब्लम हो, तो उसको क्या करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अगली क्लास में उस बात को एक्सप्लेन
कर दूंगा आपको अच्छे से। हम अगली क्लास में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण को सीखेंगे और इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।